एकदम अचानक असली हेयर हमारे घर के दरवाजे पर आ जाता है। वो सीधा मेरी मॉम से चिपक कर रोते हुए बोलता है कि वो उनका बायोलॉजिकल बेटा है। मॉम जम जाती है, लियो जम जाता है, मैं भी शौक हो जाता हूँ। लियो तुरंत हाथ उठाकर बोलता है सबकी डीएनए टेस्ट होंगे। मॉम के पैर लगभग जवाब दे देते हैं और वो तुरंत डैड को कॉल लगाती है, हैरल्ड अभी घर आओ, शायद हम गलत बेबी हर ले आए थे। हाँ मुझे पता है। रुको, तुम्हें कैसे पता? याद है जब तुमने बोला था बेबी बहुत रोता है और उसे बदल देने को कहा था, तो मैंने एक ऐसा ढूंढ लिया जो रोता नहीं था। मेरा मतलब डायपर था हैरल्ड, डायपर चेंज करना था। फिर मॉम मेरे स्टडी रूम में आती है, आवाज धीमी और सीरियस। मार्कस अब मैं तुमसे ये बात और नहीं छुपा सकती, सच ये है कि तुम हमारे बायोलॉजिकल बेटे नहीं हो, लेकिन हमने तुम्हें हर दिन अपने बेटे की तरह प्यार किया है और अब हमें तुम्हें वापस भेजना पड़ेगा। मैं इस बात को सोच भी नहीं सकती, लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तुम्हारे असली पेरेंट्स हमें ढूंढ चुके हैं, वो नीचे बैठे हैं, और तुम्हारा असली भाई भी। मैंने उस लड़की को देखा, वो बिल्कुल मेरी तरह दिखता था, इतना की अजीब लग रहा था। अब जब वो वापस आ गया है, मुझे तुम्हें भेजना ही पड़ेगा। प्लीज मुझसे नफरत मत करना। मैं कुछ पल चुप रहता हूँ, फिर हाथ आगे बढ़ाता हूँ। फोन क्या? वो बिलियनियर सीईओ क्लीनिंग लेडी से प्यार कर लेता है वाली नॉवल अभी अपडेट हो रही थी ना, इतनी जल्दी नई नॉवल पकड़ ली। मॉम घबरा जाती है, उसका ऑथर बहुत स्लो अपडेट करता है। मैंने छोड़ दी। अच्छा आप बिजी हो तो मैं चलता हूँ। मॉम तुरंत फुल ड्रामा मोड में घूमकर बोलती है, मैं जा रही हूँ, बाहर निकलते वक्त दरवाजा बंद कर देना। थैंक यू। मॉम एक्टिंग छोड़ देती है और नाराज होकर बोलती है, तुम कितने बोरिंग हो, थोड़ा साथ नहीं दे सकते? बिल्कुल अपने फादर जैसे हो, जीरो फन। मैं उन्हें देखता रहता हूँ। कौन सी माँ रोमांस नॉवेल्स को धर्म ग्रंथ की तरह ट्रीट करती है और फ्री टाइम में सीन्स रिहर्स करती है। मैं फिर काम पर लौट जाता हूँ। तभी लियो दौड़ता हुआ अंदर आता है। मार्कस बुरी खबर है, तेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई। क्या मेरा असली भाई आ गया? मैं लगभग उस पर तरस खाते हुए सिर हिला देता हूँ। तू थोड़ा लेट है, मैं मॉम का ड्रामा पहले ही पकड़ चुका हूँ। उन्होंने तुझे वार्न नहीं किया? मैं लियो की तरफ सीरियस चेहरे से देखा हूँ। सब खत्म हो गया, तू अब मॉम का फेवरेट बेटा नहीं रहा, वो तुझे रिप्लेस कर चुकी है। लियो मेरा हाथ पकड़ लेता है। नहीं मार्कस मेरी बात सुन, मैं सीरियस हूँ। नीचे सच में एक लड़का आया है जो खुद को तेरा भाई बता रहा है। वो कह रहा है कि तू मॉम और डैड का असली बेटा नहीं है, और वो खुद है। मॉम पैनिक कर रही है, तुझे खुद देखना पड़ेगा। मैं नीचे जाता हूँ, वहाँ मॉम खड़ी है और उनके पास एक ब्लीच ब्लॉन्ड अनजान लड़का जो पहले से ही रो रहा है। मॉम मैंने आखिर आपको ढूंढ ही लिया। आपको अंदाजा भी नहीं मेरी जिंदगी कैसी थी। मार चिल्लाना, जख्म, उन्हें भरने का मौका भी नहीं मिलता था। उनका हमेशा एक फेवरेट बच्चा था, हमेशा। जैसे ही दूसरा बच्चा आया, सांस लेना भी जुर्म लगने लगा। मैं पूरा सीन शांत होकर देखता हूँ। कंग्रेचुलेशंस मॉम, आपका सपना सच हो गया। ये वाकई आपकी तरह दिखता है। सच कहूँ तो शायद डीएनए टेस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मॉम उलझन में मेरी तरफ देखती है, फिर धीरे धीरे 2 कदम पीछे हटी। रुको, क्या? मार्कस मुझे संभालो, मेरे पैर जवाब दे रहे हैं। मैं आगे बढ़ता उससे पहले ईथन उनके पास पहुंच जाता है। मैं पकड़ लेता हूँ मॉम, मैं अभी डैड को कॉल करता हूँ, उन्हें घर आना होगा। मैं करता हूँ। ईथन हर जगह एक साथ मौजूद लग रहा था, जैसे खुद को इग्नोर करना इम्पॉसिबल बना रहा हो। क्या मैं डैड का नंबर रखने लायक भी हूँ? लियो धीरे से बोलता है, पूरा ड्रामा है, टैलेंट जीरो, पक्का मॉम का असली खून है, केस क्लोज। फिर लियो मेरी तरफ देखता है, मार्कस तेरा गेम खत्म, मैं भी तेरे साथ चलूंगा, बस मुझे साथ ले चल। अगर तू जा रहा है तो मुझे यहाँ अकेला मत छोड़। किसी के कुछ समझाने से पहले ही डैड घर आ जाते हैं। कुछ बताने की जरूरत नहीं, मुझे सब पता है, सब कुछ। मॉम उन्हें घूरती है, तुम्हें पता था? उस वक्त डिसीजन तुम्हारा ही था। कितनी अजीब बात है कि तुम्हें सारी डिटेल्स भूल गई। मेरा डिसीजन? मॉम आंखें झपकाती है, हाथ तुम्हारा। तुम नहीं कहा था बेबी बहुत रोता है, कहा था कि वो तुम्हें रात भर सोने नहीं देता, तुमने ही कहा था उसे बदल दो। तो मैं गया और एक ऐसा ढूंढ लाया जो चुप रहता था। मेरा मुंह खुला का खुला रह जाता है। मॉम क्या आपने सच में ऐसा बोला था? मेरा मतलब डायपर था, डायपर चेंज करना था। मैं और ईथन बस एक दूसरे को घूरते रहते हैं। मॉम डैड प्लीज मार्कस को इस सब के लिए ब्लेम मत कीजिए। हाँ वो 20 साल से ज्यादा वक्त तक कुकू की तरह इस घर में रहा, वो जिंदगी जीता रहा जो मेरी होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। प्लीज उसे घर से मत निकालिए। मैं तो ये भी नहीं कहूंगा कि आप मुझे अपना बेटा मान लो, मुझे यहाँ रहने की भी जरूरत नहीं, बस मुझे हाउस कीपर की तरह रहने दो। मैं आपकी हर जरूरत का ख्याल रखूंगा, बस आपके पास रहना ही मेरे लिए काफी है, मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए। डैड सोचने वाले अंदाज में बोलते हैं, पीछे एक स्टोरेज रूम है, उसे साफ कर सकते हैं, क्या वो तुम्हारे लिए ठीक रहेगा? थोड़ा छोटा है लेकिन मेंटेन करना आसान है। मैं 5 मिनट में तुम्हें हमारा डेली शेड्यूल और घर के रूल्स भेज देता हूँ। मॉम तुरंत डैड का हाथ पकड़ लेती है, एक शब्द और नहीं, तुमसे बाद में निपटूंगी। फिर वो मुझे सीढ़ियों की तरफ जाते देख लेती है और मेरी स्लीव पकड़ लेती है। इस घर में बहुत जगह है मार्कस, मत जाओ, तुम्हें ये भी नहीं पता तुम्हारे असली पेरेंट्स कहाँ हैं, तुम जाओगे भी तो कहाँ? ईथन भी बीच में आ जाता है और मेरा दूसरा हाथ पकड़ लेता है। मॉम सही कह रही है मार्कस, तुम उन लोगों के पास वापस नहीं जा सकते। मैंने उनके साथ नरक झेला है, मैं तुम्हें भी वही सब सहने नहीं दूंगा। मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स राक्षस हैं, समझो, तुम कभी उनके थे ही नहीं। उनसे कांटेक्ट मत करना, उनका जवाब मत देना, एक बार भी नहीं। फिर वो मेरे करीब झुकता है और धीमी लेकिन तेज आवाज में कहता है, इतने बेवकूफ क्यों बन रहे हो? ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम ये बात जानते हो। तुम मेरी जिंदगी जी रहे थे, किस हक से यहाँ ऐसे खड़े हो जैसे सब तुम्हारा हो? 20 साल से ज्यादा का वक्त काफी नहीं था क्या? मैं मुस्कुराता हूँ, ठीक है तो डीएनए रिपोर्ट आते ही मैं चला जाऊंगा। ईथन ने शायद उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतना शांत रहूंगा। जब तक रिजल्ट्स नहीं आते मेरा उससे बात करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो मुझे चैन से नहीं छोड़ता। जब भी हम अकेले होते वो मुझे परेशान करने का नया तरीका ढूंढ लेता। हर चाल का एक ही मकसद था, मुझे खुद से घर छोड़ने पर मजबूर करना। कभी कभी मुझे लगता है उसमें जरा भी हिम्मत है या नहीं। छोटी सोच हर वक्त रोने के किनारे पर और बस स्कीम्स ही स्कीम्स। एक दिन मैं पार्सल खोल रहा था और वो तुरंत शुरू हो गया, वाह मार्कस तुम्हारी चॉइस तो कमाल की है, ये कोट तो बहुत महंगा होगा। मेरे जैसा नहीं, मैं कभी खुद पर पैसे खर्च नहीं करता, सालों से नए कपड़े तक नहीं लिए। मॉम तुरंत पिघल जाती है, ओह स्वीटहार्ट, मॉम तुम्हारे लिए जो चाहिए वो खरीद देगी। ईथन 1 सेकंड में रोल बदल लेता है और आदर्श बेटे की एक्टिंग शुरू कर देता है। नहीं नहीं, आप दोनों पहले ही इतनी मेहनत करते हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके पास रहना ही मेरे लिए सब कुछ है। अपनी कंजूसी दिखाने के लिए वो डिनर के बाद बची हुई चिकन की हड्डियां तक संभाल कर रखता, कहता कल सुबह उनसे ब्रॉथ बनाऊंगा। वो हर बार सीढ़ियों के पास भी मंडराता रहता। जैसे ही मॉम नजर आती वो मेरा हाथ पकड़ता और पीछे लड़खड़ा जाता जैसे मैंने उसे धक्का दिया हो। मार्कस तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? क्या सच में मेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है? मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो क्योंकि मॉम और डैड का ध्यान अब मुझे मिल रहा है, लेकिन मैंने ये सब नहीं मांगा था, मुझे बस अपने पेरेंट्स चाहिए। क्या ये गलत है? मैं बिना कुछ कहे मुड़कर
छोड़कर चला देता हूँ। तभी मॉम की आवाज मुझे रोक देती है। मार्कस पलट कर आओ, ईथन से माफी मांगो, उससे माफ करने को कहो। मैंने तुम्हें खाना खिलाया, घर दिया, इतने साल पाला, ये जानने के बाद भी कि तुम मेरे बायोलॉजिकल बेटा नहीं हो, मैंने तुम्हें घर से नहीं निकाला और तुम इतना सा शुक्रिया भी नहीं दिखा सकते। मैंने तुम्हें इस घर में इसलिए नहीं रखा कि तुम ईथन को तंग करो। अब हद हो गई है, आज तुम ठीक से माफी मांगोगे और अगर नहीं मांगी तो तुम्हारे फादर जो भी कहे मैं खुद तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। मैं उनकी बात आराम से खत्म होने देता हूँ। मॉम, ईथन अभी अभी यहाँ आया है, उसे नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है आप भूली नहीं होंगी। पूरा घर सिक्योरिटी कैमरा से भरा हुआ है, चलो साथ में फुटेज देख लेते हैं। मॉम अपना हाथ माथे पर रख लेती है। ओह, मैं भूल गई थी, मैं कंधे उचकाता हूँ। कोई बात नहीं, अगली बार कोई और स्टोरी लाइन ट्राई करना और कैरेक्टर टाइप भी चेंज करना। ये वाला बहुत स्टूपिड था, मेरे टाइप का नहीं था। हाँ, जब तुम पहली बार आए थे और बेचारे टूटे हुए दुखी इंसान का एक्ट कर रहे थे, वो अच्छा था, वो मुझ पर काम करता। ईथन की आवाज अचानक सख्त हो जाती है। आप क्या कह रही हैं? क्या आप बोल रही हैं कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, कि मैं मार्कस को फंसा रहा हूँ? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। ईथन का जबड़ा कस जाता है। अगर वो मतलब नहीं था तो आप चुपचाप खड़ी सब देख क्यों रही थी? जब आपको पता था कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपने मुझे पूरी तरह बेवकूफ बनने दिया। क्या मैं इस फैमिली के लिए बस एक नाचने वाला बंदर हूँ? मॉम सर टेढ़ा करके देखती है। तो फिर बताओ, मैंने वो मतलब निकाला था या नहीं? ईथन पूरी तरह कंट्रोल खोना शुरू कर देता है। आखिर उसका कंपोजर टूट जाता है और वो जोर जोर से रोने लगता है। लियो साइड से बोलता है, इसमें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, पूरा ड्रामा, स्किल जीरो और एक्टिंग भी कन्विंसिंग नहीं। शायद डैड को डीएनए रिपोर्ट फेक करके इसे सीधा बाहर भेज देना चाहिए। मैं गहरी सांस छोड़ता हूँ। तुम और डैड वाकई एक दूसरे के लिए बने हो, बिल्कुल एक ही कपड़े से कटे हुए। अगली सुबह डैड सबको इमरजेंसी फैमिली मीटिंग के लिए बुलाते हैं। सब नीचे आओ। लियो सीढ़ियों से फिसलता हुआ नीचे आता है। डीएनए रिजल्ट्स आ गए क्या? वाह, कमाल है। इस घर में पहले ही काफी पागल लोग हैं और अब एक और ऐड हो गया है। बस सच में अपना दिमाग खोने वाला हूँ। ईथन ने पूरी रात नहीं सोया था, उसका कंट्रोल धीरे धीरे टूट रहा था। अब जब रिजल्ट्स आ गए हैं, आप लोग इस बारे में क्या करने वाले हैं? जितना मुझे पता है, मार्कस के नाम पर काफी प्रॉपर्टीज और बैंक अकाउंट्स हैं, बर्थडे गिफ्ट्स, कमिंग ऑफ एज गिफ्ट्स, सब कुछ जो अपने सालों में दिया है। मैं उसे इस घर में रहने देने को इग्नोर कर सकता हूँ, लेकिन जो कुछ उसने लिया है और जो असल में मेरा था, वो मुझे वापस मिलना चाहिए। और लेन फैमिली की बेटी के साथ जो एंगेजमेंट है वो भी खत्म होनी चाहिए। क्या आपने लेन फैमिली से बात की? वो एंगेजमेंट तोड़ना चाहते हैं या सिर्फ दुल्हा बदलना? मेरे हिसाब से एंगेजमेंट कंटिन्यू हो सकती है। मैंने उस लड़की को देखा है, काफी खूबसूरत है। डैड उसकी बात काट देते हैं। एक मिनट पहले ये देख लो। ईथन झट से लपड़ता है, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। ये पॉसिबल नहीं है, मैं आपका बेटा कैसे नहीं हो सकता? मैंने अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स को बात करते सुना था। मैंने साफ सुना था कि उन्होंने जानबूझकर बेबीज बदले थे। वो चाहते थे उनका खुद का बच्चा ऐश की जिंदगी जिए। उन्हें अमीर लोगों से नफरत थी, इसलिए हर दिन उसका गुस्सा मुझ पर निकालते थे। मॉम हैरानी से मेरी तरफ देखती है। तुमने अपने फादर को कब कॉल किया? मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, मुझे कैसे पता नहीं चला? मैं कंधे उचकाता हूँ। मैंने नहीं किया, मैं तो पूरे वक्त आपके साथ था। सोचिए, सिर्फ कुछ मिनट की बात है, इतनी जल्दी फेक डीएनए रिपोर्ट बनाना मुमकिन नहीं। मॉम सोचती है और धीरे से सिर हिला देती है। क्या इसी को मैरिड कपल की सिक्स्थ सेंस बोलते हैं? ईथन की आंखें फट जाती है। किसी ने सैंपल्स बदल दिए। बाल तुमने किया ना? तुम नहीं चाहते ये जिंदगी छोड़ना, तुम क्लोई को मुझे नहीं देना चाहते, इसलिए तुमने हमारे हेयर सैंपल्स बदल दिए। तुम बिल्कुल अपने असली पेरेंट्स जैसे हो। खुद कुछ कमाने की हिम्मत नहीं, हमेशा दूसरों की जिंदगी और दौलत चुराने की कोशिश करते हो। घिन आती है तुमसे। वो मुझ पर मुक्का चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुक्के उसकी एक्टिंग की तरह ही कमजोर निकलते हैं। ड्रामा और बढ़ने ही वाला था कि मेरे पीछे से एक हल्की सी पहचानी हुई खुशबू आती है। पता ही नहीं चला कब, लेकिन क्लोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी और वो अकेली नहीं आई थी, मिस्टर लेन भी उनके साथ है। डैड का चेहरा ऐसे बन जाता है जैसे उन्होंने कुछ बहुत कड़वा निगल लिया हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर लेन शांत मुस्कुराते हैं। क्या तुमने ही मुझे इनवाइट नहीं किया था? उनके चेहरे पर हमेशा की तरह पूरा कॉन्फिडेंस और एलिगेंस था। सच कहूँ तो डैड उन्हें कभी पसंद नहीं किया, एक पल के लिए भी नहीं। लगता है जब मॉम जवान थी तब उनका और मिस्टर लेन का कुछ चक्कर था, फिर किसी गलतफहमी की वजह से दोनों अलग हो गए, लेकिन मिस्टर लेन कभी उन्हें भूल नहीं पाया। उसने इतनी कोशिश की कि आखिर हमारी फैमिलीज के बीच अरेंज्ड एंगेजमेंट फिक्स करवा ही दी। डैड इसके बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन मॉम की खुशी के लिए उन्हें मानना पड़ा। वक्त के साथ डैड को भी क्लोई पसंद आने लगी, लेकिन वो मिस्टर लेन को जीते नहीं देना चाहते थे, इसीलिए सालों से वो चुपचाप एंगेजमेंट तोड़ने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे थे। इसीलिए जब डैड ने खुद मिस्टर लेन को घर बुलाया, मुझे बात बहुत सस्पिशियस लगी। मिस्टर लेन आराम से बोलते रहे। कुछ दिन पहले तुमने मुझे कांटेक्ट किया था, कहा था बच्चों के साथ कोई गड़बड़ हो गई है, तुम एंगेजमेंट के बारे में बात करना चाहते थे, उसे तोड़ना है या सिर्फ दूल्हा बदलना है। मैं बिजनेस ट्रिप पर बाहर था, आज ही वापस आया हूँ और सीधा यहाँ चला आया। डैड की आंख फड़कती है। डीएनए रिजल्ट्स भी आज आए और तुम भी आज ही आ गए, किसको बेवकूफ बना रहे हो? साफ था कि डैड ने बहुत सोच समझ कर जाल बिछाया था, लेकिन मिस्टर लेन उसके आसपास से निकल गया। फिर से क्लीन मेस, मानना पड़ेगा आदमी बहुत चालाक लोमड़ी है, एक भी कमजोरी पकड़ने को नहीं मिली। ईथन मेरी बगल में खड़ी क्लोई की तरफ देखता है, वो कॉलर ठीक करता है और तुरंत अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर देता है। मैं असल में तुम्हारा असली फियांसे हूँ, मैं इस फैमिली का असली एयर हूँ। वो क्लोई की तरफ बढ़ता है। क्लोई सीधा मेरी तरफ देखती है। ये कौन है? क्या ये स्पेशली मेरे लिए यहाँ आया है? कुछ गलतियाँ करके भी इंसान बच सकता है, लेकिन लफ्जों वाली गलती नहीं। क्लोई ने बिल्कुल वही किया। फिर वो मेरी तरफ मुड़कर बोली, यही रहो, यहाँ बहुत केहॉस है मार्कस, कुछ दिन के लिए मेरे घर क्यों नहीं आ जाते, थोड़ा पीस मिल जाएगा। डैड तुरंत बीच में बोल पड़े, मुझे अच्छी तरह समझ आ रहा है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मार्कस तुम्हारे घर क्यों जाएगा? डीएनए रिजल्ट्स यहीं पड़े हैं, तुम यहाँ आखिर कर क्या रहे हो? अगर किसी को ले जाना है तो उस नकली वाले को ले जाओ, मेरे बेटे से दूर रहो। ईथन का चेहरा लाल हो जाता है। मैं नहीं मानता, मुझे एक और डीएनए टेस्ट चाहिए। लियो बीच में बोल पड़ता है, वैसे ईथन सच में मॉम जैसा दिखता है, क्या पता डैड से कोई गलती हो गई हो, सेफ्टी के लिए एक बार और टेस्ट कर
लेना चाहिए। मॉम हाथ हिलाकर मना कर देती है, जरूरत नहीं है, मेरा चेहरा बहुत कॉमन है, बहुत लोग मेरे जैसे दिखते हैं, इसका कोई मतलब नहीं। डैड मेरी तरफ देखते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा टेस्ट कर लो। मैं माथा पकड़ लेता हूँ। इतना सारा ड्रामा करके फिर वही शुरुआत वाली जगह पर आ गए। डैड फिर मिस्टर लिन की तरफ मुड़ते हैं, मेरे बेटे का स्टेटस अभी क्लियर नहीं है, तो सीधा जवाब दो, तुम्हारी फैमिली हिल फैमिली के एयर से रिश्ता रखना चाहती है या स्पेसिफिकली मार्कस से। मैं डैड को देखता हूँ जो लगभग हाथ मल रहे थे, बस इंतजार कर रहे थे कि मिस्टर लेन कोई साइड ले और वो उस बात को मॉम के सामने उसके खिलाफ यूज कर सके। मेरा मन करता है आंखें बंद कर लूं। हर बार मौका मिलते ही ये आदमी बस पोज मारना शुरू कर देता है। मिस्टर लेन पहले बोलते हैं, हमेशा की तरह स्मूथ, मार्कस अपने फादर को देखो। बस इतना सा शक हुआ कि शायद वो तुम्हारे बेटे नहीं है और वो तुम्हें रिप्लेस करने के लिए तैयार हो गए। एक सेकंड की भी हिचकिचाहट नहीं, सीधा साइड कर दिया। उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि तुम्हारी मदर को कैसा लगेगा। अगर मैं होता तो शायद इतनी टेंशन में गिर पड़ता। बाकी चीजें संभालना तो दूर की बात है। सच कहूँ तो तुम्हारे फादर वाकई ज्यादा केपेबल आदमी है। कोई हैरानी नहीं कि तुम्हारी मदर ने उस वक्त उन्हें चुना। मेरी मॉम जो रोमांस नॉवेल्स कुछ ज्यादा ही पढ़ती है, बिल्कुल वही टाइप की इंसान है जो ऐसी स्मूथ बातों में फंस जाती है। वो हैरल्ड को ऐसे देखने लगती है जैसे पहली बार देख रही हूँ। डैड की आवाज ठंडी और तीखी हो जाती है, मेरे घर से बाहर निकल जाओ। फिर वो दांत पीस कर बोलते हैं, तुम हद से ज्यादा छोटी सोच वाले हो और कभी नहीं बदलोगे। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, मेरे और तुम्हारी मदर के बीच कभी कुछ नहीं था, हम सिर्फ दोस्त थे, बस इतना ही। लेकिन तुम कभी यकीन नहीं करते और तुम हमेशा मार्कस और क्लोई की एंगेजमेंट खराब करने का कोई न कोई तरीका ढूंढते रहते हो। कौन सा फादर ऐसा करता है? मिस्टर लेन गहरी सांस लेकर दुखी चेहरा बना लेते हैं। विवियन प्लीज उन पर इतना सख्त मत हो, गलती मेरी ही है, मैं ही इतना निकम्मा निकला। मेरी बेटी भी मेरी वजह से सफर कर रही है। डैड उन्हें घूरते रहते हैं, जबड़ा कसकर दांत पीसते हुए। मैं तुरंत मॉम के सामने आकर खड़ा हो जाता हूँ, इससे पहले कि वो फिर अपनी फीलिंग्स में खो जाए। मॉम, अभी सबसे जरूरी चीज डीएनए टेस्ट दोबारा करवाना है। जरूरत नहीं, डैड बिना पलक झपकाए बोलते हैं, मार्कस हमारा बेटा है, मुझे पूरा यकीन है और मैं किसी को भी उसे हमसे छीनने नहीं दूंगा। मिस्टर लेन डैड की तरफ हल्का सा मुस्कुराते हुए मुड़ते, माफी चाहता हूँ, मुझे पता नहीं था कि असली निशाना मैं हूँ। सच कहूँ तो जब तक विवियन खुश है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। डैड का चेहरा देखकर लग रहा था जैसे वो किसी भी सेकंड फट पड़ेंगे। क्लोई मेरी तरफ देखती, ठीक है अब कोई मुझे बताएगा कि यहाँ चल क्या रहा है? मॉम डैड का हाथ पकड़ लेती है, तुम मजाक कर रहे हो ना? तुमने सच में बेबी स्वैप नहीं किए थे ना? मुझे बताओ कि तुमने ऐसा नहीं किया। और वैसे भी कौन सा नॉर्मल इंसान स्विच हिम आउट सुनकर सोचता है कि पूरा बेबी ही बदल दो? ईथन का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे टूटने लगता है। नहीं, ये सही नहीं हो सकता, मैं आपका बेटा हूँ। मॉम डैड, आप मुझे इतनी आसानी से कैसे ठुकरा सकते हो? किसी के जवाब देने से पहले ही एक मिडिल एज्ड कपल पुराने और सादे कपड़ों में अंदर घुस आता है। आदमी सीधा ईथन पर नजर टिकाता है, तो तू यहाँ छुपा हुआ था, अमीर लोगों को ठगने के लिए पूरा नाटक कर रहा है? हाँ चूहे कहीं के, तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। सोचा किसी अमीर फैमिली में घुस जाएगा और ऊपर से हम पर इल्जाम लगाया कि हमने बच्चा चुरा लिया। तुझे अंदाजा है उस जुर्म की सजा कितनी बड़ी होती है? मैं तुझे जान से मार दूंगा। कमरे के दूसरे कोने में खड़ी औरत मेरी तरफ देखती है, उसके चेहरे पर सिर्फ प्यार और अपनापन था। क्लोई मेरे और करीब आ जाती है, अब भी सस्पेंस बना रखा है, कोई बताएगा क्या हो रहा है? फिर वो उस औरत की तरफ चल पड़ती है, मैम मुझे गैस करने दीजिए। डैड तुरंत घूम कर बोलते हैं, तुम चुप रहो, तुम्हारी उम्र इतनी नहीं हुई कि इतनी हिम्मत दिखाओ। तुम्हारा फादर ही मुझे काफी परेशान करता है, अब तुम भी मेरा मोमेंट चुराओगी? मुश्किल में पड़ना चाहती हो? आखिर क्लोई समझ जाती है कि असली खतरा कमरे में कौन है और चुप हो जाती है। तब डैड पूरा सच बताते हैं। पता चला जब हम सब डीएनए रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे थे, डैड अपनी इन्वेस्टिगेशन चला रहे थे। उन्होंने उस रात के हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स निकाले, डीएनए रिपोर्ट से सब कंपेयर किया और आखिर सच जोड़ लिया। रीड्स ने वाकई उस वक्त बेबी स्वैप किए थे। इस बात पर ईथन झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन एक चीज थी जो उन्हें खुद नहीं पता थी। उस रात जब बेबी ईथन को मॉम के पास हॉस्पिटल रूम में रखा गया, वो लगातार रोता रहा, रात भर मॉम की नींद खराब करता रहा। आखिर मॉम तंग आ गई, हैरल्ड इसके बारे में कुछ करो, ये बस रोता ही रहता है, मैं और नहीं झेल सकती। डैड जो मॉम के लिए कुछ भी कर सकते थे और जो खुद भी उस बेबी से इरिटेट हो चुके थे, ईथन को गोद में उठाकर मेटर्निटी वार्ड में घूमने लगे। उस फ्लोर पर उस रात 5 न्यूबॉर्न बेबीज थे। डैड ने उनमें से जो बेबी उन्हें सबसे अच्छा लगा उसे उठाया और घर ले आया। वो बेबी मैथ रीड कपल का रंग उड़ जाता है। क्या? नहीं, ये इम्पॉसिबल है, ऐसी चीजें थोड़ी होती है। इतने सालों तक हम अपने ही बेटे को मारते रहे। तुम झूठ बोल रहे हो, ये सब झूठ है। ईथन बिगड़ गया है इसलिए तुम ये कहानी बना रहे हो ताकि हमसे छुटकारा पा सको, है ना? मिस्टर रीड उंगली दिखाते हुए बोलते हैं, मुझे पता था, बिल्कुल झूठ, इतना बड़ा घर और सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं, अलार्म तक नहीं। मिसेज रीड तुरंत हाँ में हाँ मिलाती है, बिल्कुल ये सब सेटिंग है, हमें फंसाया जा रहा है। क्लोई सिर टेढ़ा करके डैड से पूछती है, लेकिन आप इतने श्योर कैसे हो? आपको कैसे पता मार्कस ही आपका बेटा है? सिर्फ डीएनए टेस्ट की वजह से? डैड नाक से हंसी छोड़ते हैं और अपनी जैकेट से कागजों का मोटा बंडल निकालते हैं। एक डीएनए टेस्ट गलत हो सकता है, लेकिन इतने सारे एक साथ गलत नहीं हो सकते। फिर वो रिपोर्ट्स गिनते हैं, मार्कस और मॉम, मार्कस और डैड, मार्कस और लियो, ईथन और मॉम, ईथन और डैड, ईथन और लियो। हम हिल्स इसी तरह काम करते हैं। भाई ये डैड तो नेक्स्ट लेवल निकले। बेबी रोता था तो सीधा मैटरनिटी वार्ड से पसंद का बेबी उठा लाया। ये स्टोरी हर चैप्टर के साथ और ज्यादा पागल होती जा रही है। सब कुछ सेटल होने के बाद डैड ने पुलिस को कॉल कर दिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें एक और बड़ी चीज का पता चला, रीड्स का कनेक्शन कई चाइल्ड ट्रैफिकिंग केसेस से था। जब बेबी स्वैप वाला प्लान उनके लिए काम कर गया तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया, जब ये इतना अच्छा चल गया तो इसे बिजनेस क्यों न बना दिया जाए। जितना ज्यादा उन्होंने इस बारे में सोचा उतना ही ब्रिलियंट लगा और फिर उन्होंने वाकई ऐसा करना शुरू कर दिया। और जहाँ तक ईथन के मॉम जैसा दिखने की बात थी, उसने घर आने से पहले कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करवाए थे। उसके हिसाब से उसने अपना चेहरा लगभग 40% तक बदल लिया था। उसका मानना था कि सिर्फ डीएनए टेस्ट 20 साल की फैमिली बॉन्ड को नहीं हरा सकता, इसलिए उसने मॉम जैसा चेहरा बनाकर चांसेस अपनी तरफ करने की कोशिश की। उसने स्पेसिफिकली मॉम के फीचर्स चूज किए क्योंकि उसे लगा औरतें ज्यादा इमोशनल होती हैं और आसानी से पिघल जाती हैं। लेकिन उसने एक चीज का हिसाब नहीं लगाया था, हमारी फैमिली किसी स्क्रिप्ट को फॉलो ही नहीं करती। पूरा मेकओवर वेस्ट चला गया। रीड्स के अरेस्ट होते ही ईथन ने वक्त बर्बाद नहीं किया। वो लगातार
दिखाई देने लगा, मेरे पास नहीं, क्लोई के पास। क्लोई, मुझे माफ कर दो, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरे पेरेंट्स ऐसे काम कर सकते हैं। मुझे नहीं पता था सब कुछ ऐसे खत्म होगा। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो सकता है मेरा इस फैमिली पर क्लेम झूठा था, लेकिन तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग सच है। क्या तुम मुझे एक फेयर चांस दोगी? मैं प्रूव करूंगा कि किस्मत को छोड़कर हर चीज में मैं मार्कस हिल से बेहतर हूँ। बस बहुत सुन लिया। मैं सिक्योरिटी गार्ड को इशारा करता हूँ। ईथन को तुरंत बाहर निकाल दिया जाता है। क्लोई उसे जाते हुए देखती है। क्या ये मेंटली ठीक नहीं है? ये मुझसे माफी क्यों मांग रहा था? मैं हंस पड़ता हूँ। इतना समझना भी मुश्किल है। तुम्हारे पास आने के लिए उसके पास और क्या बहाना था? क्लोई नजर हटा लेती है। मुझे ऐसे मत देखो, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। पिछली बार उसने बिना पूछे मुझे किस करने की कोशिश की थी, मैंने सीधा थप्पड़ मारा था। तुम हो या ना हो, किसी भी दुनिया में मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। बिल्कुल क्रीप है। फिर वो रुक कर बोलती है, लेकिन एक बात अजीब है, ये मेंबर्स ओनली प्राइवेट क्लब है। मेंबरशिप 1 मिलियन से शुरू होती है। तुम उसे अंदर नहीं लाए तो फिर वो अंदर आया कैसे? मैं सोच में पड़ जाता हूँ। किसी न किसी ने उसकी मदद जरूर की होगी, वरना उसे मेरा शेड्यूल इतनी एक्यूरेसी से कैसे पता होता? क्लोई धीरे से बोलती है, तुम्हारे डैड और मेरे डैड के बीच जो कोल्ड वॉर चल रही थी वो लेटली और इंटेंस हो गई है। तुम्हारे डैड को मेरे डैड कभी पसंद नहीं थे, लेकिन मेरे साथ वो हमेशा सिविल रहते थे। लेकिन जब से ये असली एयर वाला ड्रामा हुआ है, वो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। मैं पूछता हूँ, तुम कहना चाहती हो ईथन ने मेरे डैड का मेंबरशिप कार्ड यूज किया? क्लोई तुरंत रोक देती है, मैं ऐसा नहीं कह रही। मुझे आखिरी चीज जो चाहिए वो ये है कि तुम्हारे डैड मुझे और प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का दोष दे। मैं मुस्कुराता हूँ। क्लोई ऊपर से कितनी सीधी और शांत लगती है, लेकिन मौका मिलते ही मेरे डैड के पीठ में छुरा घुमाना नहीं भूलती। सच में इम्प्रेसिव। मुझे एहसास होता है कि मैं और डैड दुनिया को बिल्कुल अलग नजर से देखते हैं, लेकिन फिर भी एक बात समझ नहीं आ रही थी। मॉम डैड से नाराज थी और डैड अपना गुस्सा लेन फैमिली पर निकाल रहे थे, लेकिन इस इंसिडेंट ने उनकी सारी छुपी हुई नफरत मॉम के सामने खुलकर रख दी। वो जानते थे कि इससे वो बुरे दिखेंगे। क्या वो वाकई इतने ऑब्वियस हो सकते हैं कि ईथन को क्लोई के सामने सीन क्रिएट करने भेज दें? मैं उठ खड़ा होता हूँ। बस घर जाकर डैड से सीधी बात करनी पड़ेगी, लेकिन मैं घर पहुँच ही नहीं पाता। रास्ते में सब कुछ अंधेरा हो जाता है। मैं डैड तक पहुँचने से पहले ही बेहोश हो जाता हूँ। जब आंखें खुलती हैं तो पूरी दुनिया हिलती हुई महसूस होती है। मैं एक बोट पर था, मेरे हाथ और पैर मोटी रस्सी से पीछे की तरफ कसकर बांधे हुए थे। हिलने की भी मुश्किल से जगह थी। कोई आवाज आती है, बोट को समुद्र के बीच ले जाओ, इसे पानी में फेंक दो, इसकी लाश कभी नहीं मिलेगी। तो आखिर सच सामने आ गया। ईथन का असली टारगेट क्लोई नहीं, मैं था। मुझे लगा था वो क्लोई के पीछे पड़ा है, लेकिन अगर वो मुझे हटा भी देता तब भी वो हिल फैमिली का असली एयर में ही बन सकता था। इसी बात ने मुझे सबसे ज्यादा कंफ्यूज किया। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि कोई इतने सारे जुर्म करने के बाद भी और बड़े जुर्म करने क्यों निकल पड़ेगा। भाई ये स्टोरी तो अब फुल मंगना मोड में चली गई। पहले बेबी स्वैप, फिर प्लास्टिक सर्जरी, फिर फेक एयर और अब सीधा किडनैपिंग और ओशन मर्डर प्लॉट। मिस्टर रीड नाक से हंसी छोड़ता है। अच्छी कोशिश, तुम मुझसे बात निकलवाने की कोशिश कर रहे हो। उसने तुरंत पकड़ लिया। और सच कहूँ तो जो आदमी सालों तक चाइल्ड ट्रैफिकिंग का बिजनेस चलाकर भी पकड़ा ना गया हो, उसे इतने आसान सवाल से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। मिस्टर रीड मुस्कुराता है। तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? लगता है मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगा। ईथन और मैं अलग हो गए, दो तरफ से अटैक। वो उस बेवकूफ लेन लड़की के पीछे गया और मैं तुम्हारे। तुम बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाओगे और तुम्हारे पेरेंट्स जो तुम्हारी कमी से टूट जाएंगे ईथन को अपना लेंगे। वो तुम्हारी जगह ले लेगा, तुम्हारे पेरेंट्स का ख्याल रखेगा। हिल्स फैमिली की हर चीज हमारी हो जाएगी। क्या ये वही प्लान नहीं है जो मैंने बेबी स्वैप करते वक्त सोचा था? वो जोर से हंसने लगता है। मिसेज रीड तंग आ चुकी थी। बस भी करो, तुम बहुत ज्यादा बोल चुके हो। अब तो सीधा टीवी पर अनाउंसमेंट ही कर दो, काम खत्म करो। फिर वो ठंडी नजरों से मेरी तरफ देखती है। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से होता तो इतने साल मार खाने वाला तुम होते, मेरा ईथन नहीं। जब भी मैं सोचती हूँ उसने क्या सहा है, मेरा मन करता है तुम्हें उस हर दिन का दर्द चखाऊं। खुद को लकी समझो, मैं इसे जल्दी ही खत्म कर दूंगी। मिस्टर रीड मेरी तरफ बढ़ता है। मैं उससे पहले बोल पड़ता हूँ, रुको, क्या तुम सच में समझते हो ईथन तुम्हारी साइड पर है? सोचो, इतने सालों तक तुमने उसके साथ क्या किया। उसके पास तुमसे नफरत करने की हर वजह है। वो तुम्हारी मदद क्यों करेगा? दोनों रुक जाते हैं। मैं आगे बोलता हूँ, उसने तुम्हारे प्लान का साथ इसलिए दिया ताकि तुम पूरी तरह फंस जाओ। मुझे किडनैप करने दिया ताकि तुम मर्डर तक पहुँच जाओ। वो चाहता है तुम जेल जाओ। और एक बात मत भूलो, मेरा एक भाई भी है। सिर्फ एक बेटे को खोना मेरे पेरेंट्स को इतना पागल नहीं बना देगा कि वो किसी अनजान को अपना ले और पूरी फैमिली की दौलत दे दे। ये ईथन का आइडिया था और तुम दोनों ने मान लिया। मैं अपनी जैकेट पर लगा पिन दिखाता हूँ। ये पिन देख रही हो, ये पूरे वक्त लाइव स्ट्रीम क्लाउड पर भेज रहेगी। जैसे ही ये बोट किनारे लगेगी, तुम्हारा प्यारा बेटा पुलिस के साथ खड़ा मिलेगा, तुम्हारा इंतजार करता हुआ। मैं फिर मुस्कुराता हूँ। मेरे गायब होने से ईथन मेरी जगह नहीं ले सकता, लेकिन अगर मैं मर जाऊँ और वो तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर दे हीरो बनकर, तो क्या तुम्हें नहीं लगता मेरे पेरेंट्स उसके एहसान के बदले उसे अडॉप्ट कर सकते हैं? वो मेरी जिंदगी में घुस जाएगा, लड़की भी मिल जाएगी, ऐश भी, और तुम दोनों सिर्फ सीढ़ियाँ बनकर रह जाओगे जिन पर चढ़कर वो ऊपर पहुँच गया। इसकी बात मत सुनो, मिसेज रीड चिल्लाती है। ईथन कभी हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा, बस इसे खत्म करो अभी। ये तुम्हें बस। मैं उसकी बात काट देता हूँ। मैं अंधा नहीं हूँ। इस कमरे में सिर्फ एक आदमी है जिसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं। मिस्टर रीड, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का केस वैसे ही पुलिस बना रही है, सबूत इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन अगर तुम मर्डर भी कर देते हो तो वो अलग लेवल का जुर्म। क्या तुम्हें नहीं लगता ये वही चाहती है? तुम्हें कुर्बानी का बकरा बनाकर खुद ईथन के साथ नई जिंदगी शुरू कर ले। मैं सीधा उसकी आंखों में देखता। अगर ऐसा नहीं है तो वो तुम्हें क्यों बोल रही है मुझे मारने को? खुद क्यों नहीं कर रही? ये बात सुनकर मिस्टर रीड के चेहरे पर पहली बार सोचने वाला एक्सप्रेशन आता है। वो धीरे से मिसेज रीड की तरफ देखता है, हमेशा की तरह ठंडी, चुप और सांप की तरह इंतजार करती हुई। अगले ही सेकंड दोनों बोट पर एक दूसरे से लड़ने लगते और तभी बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पर डैड पहुंच जाते। क्लोई के हाथ अभी भी हल्की सी कांप रहे थे जब वो मेरी तरफ देखती है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो। मैं नेकलेस को देखता हूँ। अच्छा हुआ ये सस्ता लग रहा था, उन्होंने इसे लेने की जरूरत नहीं समझी। क्लोई सिर हिलाती है। इसी से सिग्नल क्रैक हुआ और हम तुम तक इतनी जल्दी पहुँच गए। मैं नेकलेस को हाथ में पकड़ लेता हूँ। ये नेकलेस एक पुरानी याद थी। जब मैं 5 साल का था, डैड ने मॉम के बर्थडे के लिए ये गिफ्ट खरीदा था। उस वक्त मॉम एक नए रिलीज हुए क्रॉस नेकलेस के पीछे पूरी तरह पागल हो चुकी थी। रोज उसकी फोटो देखती रहती थी और रिलीज डेट का काउंटडाउन
करती रहती थी। डैड ने चुपचाप उस डिजाइन की हर डिटेल याद कर ली थी और प्लान बनाया था कि बर्थडे पर वही गिफ्ट देंगे। भाई स्टोरी फिर से प्लॉट ट्विस्ट में आ गई। किडनैपिंग से सीधा लाइव स्ट्रीम पिन, फिर हस्बैंड वाइफ को आपस में लड़वा दिया और डैड बंदा मैटरनिटी वार्ड से बेबी उठा लाया था और अब FBI लेवल इन्वेस्टिगेशन चला रहा है। लेकिन ऑब्वियसली इतना इंतजार करने के बाद भी रिलीज वाले दिन वो नेकलेस कुछ ही मिनट्स में सोल्ड आउट हो गया। डैड घर लौट रहे थे तब रास्ते में एक डॉलर स्टोर दिखा। विंडो डिस्प्ले में बिल्कुल वैसा ही क्रॉस नेकलेस रखा हुआ था। डैड अंदर गए और बड़े खुश होकर उसे खरीद लाए। नतीजा, मॉम ने उनकी अच्छी खासी क्लास लगाई और पूरा एक हफ्ता उन्हें अलग रूम में सोना पड़ा। स्वीट हार्ट, सोचो तो सही कितना रोमांटिक है। डैड ने डिफेंड करने की कोशिश की। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो मैं तुम्हें तुरंत ढूंढ सकता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगा। मॉम ने घूर कर देखा। ये सबसे बकवास एक्सक्यूज है जो मैंने जिंदगी में सुना है। 2 कौड़ी का वेब नॉवेलिस्ट भी इतना घटिया डायलॉग नहीं लिखेगा। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। आखिरकार वो नेकलेस मेरे पास आ गया और मैंने उसे कभी उतारा नहीं। मेरे लिए वो ये दिखाने का तरीका था कि मुझे उस गिफ्ट के पीछे की फीलिंग सच में पसंद थी। शायद इसी वजह से मॉम का दिल पिघला और उन्होंने डैड को बाद में असली नेकलेस देकर गलती सुधारने का मौका दिया। उसके बाद मैं आदत से वही नेकलेस पहनता रहा, कभी उतारने का सोचा ही नहीं। और आज इतने सालों बाद उसने वाकई मेरी जान बचा ली। रुको डैड, मैं उनकी तरफ देखता हूँ। ईथन के पास आपका मेंबरशिप कार्ड कैसे आया? मेरी आवाज शांत थी, लेकिन मैं ये बात छोड़ने वाला नहीं था। अगर वो जगह मेरी पहचानी हुई ना होती तो मैं कभी इतना केयरलेस नहीं होता। डैड पलक झपकाते हैं। मेरे कार्ड के पास? मुझे नहीं पता बेटा। फिर तुरंत टॉपिक घुमाने की कोशिश करते हैं। वैसे तुम्हें लेन फैमिली के प्राइवेट क्लब से उठाया गया था ना? मिस्टर लेन के सामने से तुम्हें किडनैप कर लिया गया और उसे पता तक नहीं चला। बताओ जरा वो आदमी किस काम का है? मार्कस, तुम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, उसे जवाब देना होगा। मिस्टर लेन धीरे से सांस छोड़ते हैं। वो सही कह रहा है, गलती मेरी थी। डैड तुरंत उछल पड़ते हैं। देखा देखा, खुद मान रहा है। अगर उसने क्लब का दरवाजा नहीं खोला होता तो ईथन अंदर आता ही कैसे? और एक बार डैड, मैं उनकी बात काट देता। आप मुझे सच अभी बताना पसंद करेंगे या मॉम को पहले बताना चाहेंगे? डैड तुरंत चुप हो जाते हैं। अरे बेटा, थोड़ी रहम करो, मैं बस देखता रहता हूँ। आखिर डैड हार मान लेते हैं। उस चेहरे की वजह से। उसके पास तुम्हारी मॉम का चेहरा था। जब मुझे पता चला कि वो मेरा बेटा नहीं है, उसका चेहरा देखकर मेरी स्किन ही क्रॉल करने लगती। मैं उसे पैसे देकर उसका असली चेहरा वापस लाना चाहता था, प्लास्टिक सर्जरी रिवर्स करवाना चाहता था, लेकिन उसने कंडीशन रखी, मेरा मेंबरशिप कार्ड। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था बात इतनी दूर जाएगी। अगर पता होता तो मैं कभी उसे कार्ड नहीं देता, मैं सर पकड़ लेता। डैड ने लिटरली अपनी बीवी जैसा चेहरा देकर मेंबरशिप कार्ड दे दिया। ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। आखिर में मिस्टर और मिसेज रीड दोनों पुलिस कस्टडी में चले गए। पहले से ही ट्रैफिकिंग के चार्जेस थे, अब किडनैपिंग भी ऐड हो गई। कम से कम 15 साल की सजा तो पक्की लग रही थी और ईथन एक अकम्प्लिस होने के नाते उसे भी चार्जेस फेस करने चाहिए थे। भाई, ये डैड पूरे स्टोरी के सबसे डेंजरस कैरेक्टर निकले। बेबी स्वैप भी किया, DNA टेस्ट का माउंटेन भी बनाया और मेंबरशिप कार्ड भी दे दिया। लेकिन मिसेज रीड ने पूरा इल्जाम अपने सर ले लिया। हर चीज की जिम्मेदारी खुद पर लेते हुए उसने इतनी लड़ाई की कि ईथन पूरी तरह साफ बच गया। ऑफिशियली उसे किसी भी चीज की जानकारी नहीं थी, एक भी चार्ज नहीं लगा। लेकिन जैसे ही ईथन बाहर निकला, पहले ही दिन डैड के लोग उसका इंतजार कर रहे थे। सीधा उसे कॉस्मेटिक क्लिनिक ले गए और उसका असली चेहरा वापस रिस्टोर करवा दिया। इसलिए जब वो मुझे ढूंढते हुए फिर सामने आया, मैं पहले तो उसे पहचान ही नहीं पाया। तुम समंदर के तल में मरे क्यों नहीं पड़े? तुम्हें तो गायब हो जाना चाहिए था। फिर मॉम और डैड मुझे अपना लेते, क्लोई मेरी होती। ये सब गलत, ऐसा नहीं होना था। मैं बहुत करीब था, बस थोड़ा सा और। मैं मेन कैरेक्टर हूँ, सबको मुझसे प्यार करना चाहिए था, सबको मेरी हिफाजत करनी चाहिए थी। ये ठीक नहीं है, कहानी ऐसे नहीं चलती। मैंने जितनी नॉवेल्स पढ़ी हैं, उनमें कभी ऐसा एंडिंग नहीं होता। मैं चुपचाप फोन निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू कर देता हूँ। अब समझ आया वो हमेशा ऐसा क्यों बिहेव करता था। बहुत ज्यादा रोमांस वेब नॉवेल्स, बहुत ही ज्यादा। मैं वीडियो सेव करता हूँ और मॉम को भेज देता हूँ। देखा आपने, बहुत ज्यादा रोमांस नॉवेल्स पढ़ने का ये नतीजा होता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। फोन पर मॉम की आवाज आती है पूरी डिग्निटी के साथ। मैंने सब डिलीट कर दिया, एक भी नहीं छोड़ी। मैं अब नहीं पढ़ती। लियो से पूछ लो अगर यकीन नहीं है। क्या मैंने उसे हाल ही में किसी ड्रामा सीन में घसीटा? एक बार भी नहीं। तुम्हारी मॉम बदल गई है, मुझ पर भरोसा करो। लेकिन मैंने कुछ और ही सुना था। लोग कह रहे थे कि डैड ईथन के चेहरे को लेकर इतने ऑब्सेस इसलिए थे क्योंकि मॉम सबको बता रही थी कि डैड बदल गए हैं, वो उनसे प्यार नहीं करते और उन्होंने अपनी बीवी जैसी शक्ल वाली किसी और को साइड पर रखा हुआ है। मैं ईथन पर और वक्त बर्बाद नहीं करता। दिल का अच्छा इंसान होने के नाते मैं उसके लिए शहर के सबसे रेप्यूटेड साइकाइट्रिक हॉस्पिटल में एडमिशन का इंतजाम कर देता हूँ। फिर उसकी रोज की रिपोर्ट्स कंपाइल करके सीधा मॉम की नॉवेल ऐप पर अपलोड कर देता हूँ, एजुकेशनल मटेरियल के रूप में। कुछ टाइम बाद खबर मिलती है कि ईथन अंदर काफी बुरी तरह ब्रेकडाउन कर रहा है, कभी इमोशनल मेल्टडाउन तो कभी पूरी तरह अलग दुनिया। ये दुनिया असली नहीं है, ये एक नॉवेल है। मैं विलेन हूँ, मैं अच्छा बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास चॉइस नहीं है। पता है क्यों? अगर मैं प्रॉब्लम्स क्रिएट करना बंद कर दूं तो ऑथर के पास प्लॉट खत्म हो जाएगा, वर्ड काउंट गिर जाएगा, डेडलाइन मिस हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल उसी टाइप का। 2 कौड़ी का वेब नॉवेलिस्ट डॉक्टर मुझे साइड में ले जाकर कहता है जब उसकी कंडीशन खराब होती है तो वो खुद को नुकसान पहुंचाने लगता है। लेकिन अजीब बात ये है कि कभी कभी वो बिल्कुल नॉर्मल लगता है, पूरी तरह होश में। तभी अंदर से ईथन की आवाज आती है, सुनो, असली हेयर और फेक हेयर को दुश्मन होने की जरूरत नहीं है, हम दोनों के बीच कुछ बहुत रोमांटिक हो सकता है। मैंने इस टॉपिक पर बहुत रिसर्च की है, मुझे बाहर निकालो, मैं प्रूव करूंगा, मैं दिखाऊंगा ये कैसे होता है। मैं डॉक्टर की तरफ देखता हूँ, डोज बढ़ा दीजिए।